Jai Hind, good morning, good afternoon, and good evening. So, today I'm here to teach you mathematics again, but this time not to class 10th or 9th. This time I'm here to teach mathematics to those students who are preparing for their CUET UG entrance examination. Okay, तो CUT यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो हर स्ट्रीम से होते हैं और उन्हें वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। तो इनमें से कुछ बच्चों के पास स्कूल लेवल पे मैथमेटिक्स होता है, आई मीन 11th-12th में, और कुछ के पास नहीं होता है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं होता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सीयूटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने में, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है? अब तुम सभी प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन सीयूटी पेपर में एक टेस्ट है जीएटी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट, ठीक। तो क्या है ये? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस। व्हाट आर दे आर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिक्स, यू कैन से इट मैथ्स, ठीक है, और एक जीके, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, अवेयरनेस नहीं था वो, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथमेटिक्स, ठीक। तो मैथ्स थोड़ा आसान होगा उनके लिए जो 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए हो, ठीक। लेकिन उन्हें प्रॉब्लम हो रही है जो कि नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हो गए, ठीक, जिन्होंने 10th में मतलब 11th में मैथमेटिक्स छोड़ दी होगी। तो आज मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हूँ और उनके लिए भी ऑब्वियसली हूँ जो मैथ स्ट्रीम से भी हैं और उनके लिए भी हूँ जो नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो आज पहली क्लास है, तो आज पहली क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। क्योंकि मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स जो है ना, वो हर टीचर का सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मैं किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, मेरा तरीका क्या होगा, ठीक। जैसे तुम्हारे स्कूल या कॉलेज से घर जाने का रास्ता एक नहीं कई होगा, वैसे ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं कई तरीका होता है, ठीक है। और हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है। तो आज तुम मेरे तरीके के बारे में जानोगे कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है, और तुम्हें कैसे करना है मुझसे सीख के, ठीक। आ जाओ, ज्यादा बिना बात किए मतलब टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, डोंट माइंड इट, हाँ, आई वाज शेकिंग। चलो, तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथ, ठीक। एक मिनट, लेट मी चेंज माय पेन। ठीक है, देखो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें अगर तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी, बचपन में पढ़ा होगा क्लास 4th या 5th में। देखो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आता है तो फिर से देख लो, क्योंकि जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ वो आगे के सारे चैप्टर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, जितने कुछ भी है सब में काम आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से देखो, पेन कॉपी रख दो, सिर्फ सीखो, ठीक है, फिर दूसरी बार देखना तब पेन कॉपी यूज करना, ठीक है। चलो आगे। तो क्लास 4th या 5th में मोस्टली पढ़ते हैं हम एक चैप्टर, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें कुछ ऐसा होता है कि भैया दो बनाना का कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 12 बनाना का कॉस्ट कितना होगा? देखो बहुत ही बेसिक लग रहा है ना, कितना होगा, ठीक है, कॉस्ट कितना होगा ये पता करना है। कैसे पता करते थे हम कि दो बनाने का पता है तो यहां से एक बनाने का कॉस्ट निकाल लो, और एक बनाने का कॉस्ट निकालने के लिए क्या सिखाया जाता था हमको? बनाना का कॉस्ट निकालने के लिए सिखाया जाता था कि 10/2 कर दो, जितने रुपए का मिल रहा है दो बनाना, उतने को दो से डिवाइड कर दो, तो एक बनाने को कॉस्ट आ जाएगा, मतलब एक बनाना हमारा 5 रुपए का पड़ा।
अब 12 बनाना का निकालना है, तो 12 बनाना का निकालने के लिए क्या करो, एक बनाना के कॉस्ट को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 इंटू 5 आ जाएगा, कितना आ गया, 60 रुपीज, राइट। बट अगर मैं कहूं कि ये देखो, यहां पे मैंने क्या किया, ये पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप था, है ना, लगभग 2 स्टेप करके मुझे आंसर मिला ना मेरा। मैं कहूं कि इसे ऐसे 2 स्टेप में नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखो और डायरेक्ट आंसर आ जाए, सिर्फ एक लाइन लिखो और डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, ये जो तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ यही नहीं, तुम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, SI CI के सॉल्व करोगे, रेशियो प्रोपोर्शन के सॉल्व करोगे, मतलब जो भी चैप्टर आगे मैं पढ़ाऊंगा उन सभी में देखोगे कि मैं यही तरीका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे परसेंटेज हो गया। ठीक, कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है कि मान लो कोई 10 आर्टिकल्स है, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट है 75 रुपीज, 75 रुपीज कॉस्ट है। हमें 40 आर्टिकल का कॉस्ट पता करना है, हमें 40 आर्टिकल का कॉस्ट पता करना है। तो एक तरीका तो आ जाओ वो करते हैं जो हम स्कूल में करते थे, ठीक है, और एक तरीका जो हम आज सीखेंगे। ठीक है, आज सीखेंगे जो, तो पहले हम स्कूल में क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट क्या करते थे, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। और 1 आर्टिकल के कॉस्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना होता था, जो कॉस्ट दिया हुआ है जितने आर्टिकल का, उस कॉस्ट को उस आर्टिकल के उतने आर्टिकल से डिवाइड कर देना था। मतलब कि 1 आर्टिकल का कॉस्ट निकालने के लिए 75 को डिवाइड कर देना है 10 से, है ना। अब चाहो तो इसको 7.5 लिख लो, बट मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। तो 75/10, ये क्या हो गया, ये प्राइस है एक आर्टिकल का, 75/10 रुपीज का एक आर्टिकल है। अब हमें पता कितने का करना है, 40 का करना है। तो क्या करते थे स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या करते थे कि 40 आर्टिकल का कितना होगा, तो 40 आर्टिकल का पता करने के लिए 1 आर्टिकल में 1 आर्टिकल के कॉस्ट को 40 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया है अभी हमारा, 75/10। तो 75/10 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 40 से। अगर 50 आर्टिकल का निकालना होता तो 50 से मल्टीप्लाई करते। तो 40 से मल्टीप्लाई किए तो 0 से 0 गुजर गया, क्या बचा, 75/4। कितना आया, 75/4 करोगे तो आएगा 300। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट 75 था, तो 40 आर्टिकल तुम्हें कितने रुपए में मिलेगा, 300 रुपए में मिलेगा। दैट इज द आंसर। आज करना है आज के तरीके से, मतलब कुछ, हमें देखो कंपटीशन वाला अब एग्जाम देना है ना, तो हमें यहाँ पे टाइम अपना कंज्यूम नहीं करने देना है, हमें जल्दी से करना है किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक। तो वो जल्दी से कैसे होगा, देखो, अब देखो 10 आर्टिकल का कॉस्ट, ध्यान से देखना, दिया हुआ है 75 रुपीज, 75 रुपए, ठीक। 10 आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है, 40 आर्टिकल का निकालना है। तो 10 आर्टिकल का दिया हुआ है, ठीक है, हमें 40 आर्टिकल का कॉस्ट पता करना है। तो ये जो आर्टिकल, देखो 2 साइड दिख रहा है, ये पहला साइड ये वाला, और ये दूसरा साइड है ना, लेफ्ट राइट। तो जिस साइड पे ये आर्टिकल पहले से प्रेजेंट नहीं है, मतलब 10 आर्टिकल इधर लिखा हुआ है ना, और किधर प्रेजेंट नहीं है आर्टिकल, इस साइड प्रेजेंट नहीं है ना आर्टिकल जैसा कुछ, तो इस 40 को उठा के इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मेरा सिंपली कहने का ये मतलब है कि जिधर आर्टिकल पहले से नहीं प्रेजेंट है उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इधर नहीं प्रेजेंट था आर्टिकल पहले से, तो इधर हमने 40 आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर। अब सिंपली क्या करना है, 0 से 0, और 75/4 इज 300, खत्म। समझ में आया, ओके, कोई बात नहीं, एक और लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कैसे, मान लो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 70 kg
कोई चीज है 70 केजी हमें मिल रही है कितने में, 50 रुपए में मिल रही है मान लो, या ऐसे समझ लो कि कुछ 350 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, 350 रुपीज में हमें 70 केजी शुगर मिल रहा है मान लो, शुगर मिल रहा है। ठीक है, और हमसे 250 केजी का प्राइस पता करना है, पूछा गया है। ठीक है, 70 किलो 350 रुपए में मिलता है, तो 250 किलो कितने रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है सर, 70 किलो का प्राइस दिया हुआ है 350 रुपए, हमें क्या निकालना है, हमें 250 किलो का प्राइस निकालना है ना। तो किलो वाली क्वांटिटी जिधर प्रेजेंट नहीं है, जिस साइड प्रेजेंट नहीं है उस साइड इस 250 किलो को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो इस साइड तो देखो किलो पहले से आया हुआ है ना, तो इधर नहीं करना, किधर करना, जिस साइड प्रेजेंट नहीं है। तो इस साइड प्रेजेंट नहीं है तो इस साइड 250 किलो से मल्टीप्लाई कर दो। केजी से केजी कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से 50 बार में ये कट जाएगा, और 25, अब देखो 50 इंटू 25 सिंपल कितना आएगा, 25 फाइव जा 125 होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, 1250 रुपए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टिल कोई एक दो ऐसे बच्चे हो जिनको नहीं आया तो आ जाओ, एक और एग्जांपल लेते हैं, नो वरीज। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, 17 केजी सॉल्ट, 17 केजी सॉल्ट 250 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो बताइए कि 2000 रुपए में कितना केजी सॉल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, 17 केजी सॉल्ट का प्राइस अगर 250 रुपीज है, तो 2000 रुपीज में कितना केजी सॉल्ट हमें मिलेगा या हम खरीद सकते हैं। ठीक, तो कितना केजी मिलेगा, आओ सॉल्व करते हैं। क्या होगा सर, 17 केजी का कॉस्ट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो आ जाओ सॉल्व करो, लिखो चुपचाप कि 17 केजी का कॉस्ट 250 रुपए है। अब 2000 रुपए में कितना किलो, तो इस 2000 को किधर मल्टीप्लाई करोगे, इस 2000 रुपए को उधर मल्टीप्लाई करोगे जिस साइड रुपया पहले से प्रेजेंट नहीं है, रुपए वाली क्वांटिटी पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो इस साइड तो प्रेजेंट है रुपए में क्वांटिटी, तो इस रुपए वाले क्वांटिटी को इस बार इधर मल्टीप्लाई ना करके किधर करोगे, इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 2000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 25 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 8 जा 136। ठीक है, केजी इज द आंसर। सो 17 केजी सॉल्ट का प्राइस 250 था, और तुम्हारे पास 2000 रुपए थे, तो तुम्हें कितना किलो मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 136 किलो, 136 केजी ऑफ सॉल्ट यू विल गेट इन 2000 रुपीज। ठीक, आ जाओ एक और करते हैं। देखो ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक और करते हैं, आ जाओ देखो, एक और करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल, जैसे उधर मैंने केजी वगैरह लिया था ना, यहाँ पे मैंने रुपए को ले लिया था। ठीक है, अब एक और करते हैं, मान लो कि 15, क्या हो गया ये, 15x का प्राइस 225 रुपीज है। 15x का प्राइस 225 रुपीज है, तो 3 डजन एक कितने के होंगे, 3 डजन एक्स कितने के आएंगे, ये पता करना है। अच्छा, यूनिटरी मेथड में ना कितने का दिया हुआ है और क्या पता करना है, वो क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीस में प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे डजन में पूछ लिया है। ठीक है, तो इस डजन को पीस में कन्वर्ट कर लो, 3 डजन में कितने एक्स आएंगे। तो हम सबको पता है ना कि एक डजन में कितने पीस होते हैं, एक डजन में 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीस, है ना, क्या हो रहा है भाई, 12 पीस होते हैं, तो एक डजन में 12 पीस तो 3 में 3 इंटू 12 36 पीस। ठीक, तो हमें अब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अब हो गया कि 15x का प्राइस हमें दिया हुआ है
225 रुपीज और 36x का पता करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट? ओके, राइट। तो क्या दिया हुआ है? 15x अगर 225 रुपए मिलते हैं तो 36x कितने मिलेंगे? क्या बोला था मैंने? जिधर वो क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है उस साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर तो x पहले से है, तो किधर मल्टीप्लाई होगा? इस साइड मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत नहीं? कर लोगे? इसको सॉल्व कर लोगे? आज वही कर देता हूँ। तो 15 से इसको डिवाइड करो, कितनी टाइम्स में जाएगा ये? करो जल्दी। 50 टाइम्स में ही जाता है, ठीक है। 15 होता है। और 36 इंटू 15 करोगे तो ये कितना आएगा? 540 रुपीज इज द आंसर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे चलो, ठीक है। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहा हूं मैं, ठीक। अब थोड़ी सी परसेंटेज की बात करते हैं और फ्रैक्शन की भी बात करते हैं। तो परसेंटेज की अगर बात करते हैं, और भी परसेंट, और एक चीज और कि अभी मैं परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें एक बेसिक्स का नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है? देखो, अपने आप में कोई भी चीज, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये कोई सामान है, मान लो कि आयरन का बना हुआ, ठीक। तो मैंने बोला कि इस आयरन, ये जो सामान है इसमें आयरन की जो क्वांटिटी है ये 100% है। तो क्या हुआ? ये अपने आप में 100% का हो गया है ना। अपने आप में ये 100% है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। क्यों बता रहा हूं ये मैं? आओ एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। देखो, अब मैंने बोला कोई भी चीज 100% होती है तो वो कोई नंबर ही होगा, ठीक है। कोई वेरिएबल एक्स होगा, ठीक है। ये 2 है तो ये 2 भी अपने आप में 100% है। ये एक्स अगर कोई वेरिएबल तो ये भी अपने आप में 100% है, ठीक। तो आओ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि, लिखता हूं मैं, 30% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250। 50 मोर देन 250। फाइंड द फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। तो मैंने क्या बोला था अभी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो वहां से क्वेश्चन क्या बना कि 30% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250। अच्छा, 50 मोर देन 250 कितना होगा? 50 मोर देन 250 मतलब 250 में 50 प्लस कर देना है, तो 300। मतलब कि कोई नंबर है, कोई नंबर एक्स है और उसका 30%, वो जो 30% है उस नंबर का वो 300 है, ठीक है। वही बोला ना, 30% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250। तो किसी नंबर का 30% 50 ज्यादा है 250 से। तो 250 से 50 ज्यादा कितना? 300। और किसी नंबर का 30%, एक्स का 30% 300 है। एक्स का 30% 300 है। तो हमें वो नंबर निकालना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मतलब कि ये एक्स भी तो अपने आप में 100% रहा होगा। इधर देखो, ये एक्स अपने आप में 100% रहा होगा, है ना। ये एक्स भी तो अपने आप में 100% है। अगर मैंने बोला कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो ये एक्स अपने आप में 100% है। क्वेश्चन ने बोला कि इस एक्स का जो 30% है वो 50 मोर देन 250 है। तो 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300 दिया हुआ है। पूछा कितने का है? नंबर निकालना है, नंबर निकालना है मतलब एक्स निकालना है, एक्स निकालना है मतलब एक्स अपने आप में 100% है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात? तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो किधर मल्टीप्लाई करोगे 100% को? जिधर परसेंटेज पहले से प्रेजेंट ना हो। तो इधर तो पहले से है भाई, इधर आ जाओ, 100% को मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 से 10 बार में कितना आ गया? 1000। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 1000। बात समझ में आई?
ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ तो एक और चीज देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस ये लास्ट में फाइंड द नंबर की जगह मैं बोलता हूं कि फाइंड द 70% ऑफ द नंबर, 70% ऑफ द नंबर। अभी तो हमें वही नंबर पता करना था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अभी हमें उस नंबर का 70% ही पता करना है। तो 70% ही पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि उस नंबर का 30% की वैल्यू पता है, 30% की वैल्यू पता है, 30% की वैल्यू कितनी है, 50 मोर देन 250 मतलब 300 है। निकालना कितना है, 70% की वैल्यू। तो 70% किधर मल्टीप्लाई होगा, इधर नहीं, इधर। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 से 10 टाइम्स कितना आ गया, 700। तो 70% की वैल्यू कितनी होगी, 700 होगी। दिखा कुछ, समझ में आया, परसेंटेज के बेसिस पे भी। ठीक है, देखो यूनिटरी मेथड यूज हुआ ना, यूनिटरी मेथड यूज हुआ ना, कहाँ गया यूनिटरी मेथड, जहां भी यूज किया, जहां भी यूज किया और परसेंटेज में भी यूज किया, समझ रहे हो। आ जाओ, अब तुम्हें फ्रैक्शन में इसको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, किसमें यूज करके दिखाता हूँ, फ्रैक्शन में। देख लो यूनिटरी चैप्टर जो हम यूनिटरी मेथड हम जो फोर्थ फिफ्थ या सिक्स में पढ़ते हैं, वो आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं अभी, फ्रैक्शन के बेसिस पे हम, मतलब फ्रैक्शन में हम कैसे यूज करेंगे इसको। मान लो कि फिर से कोई सामान है, अच्छा फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन सब पढ़ा देते हैं मैथमेटिक्स, है ना, फ्रैक्शन यूज करते हैं, फ्रैक्शन को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, इसको डिफाइन करो, है ना। तो क्या होता है वो मैं बताता हूं तुम्हें, कि फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ होल, क्या लिख दिया, सम पार्ट ऑफ होल। ठीक है, पूरे का कुछ हिस्सा। जैसे मार्केट जाते हो, पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो वो 4 हिस्सा करके देता है। सपोज करो एक मैं खा लिया कुछ, एक एक्स नाम का था बंदा, एक वाई नाम का था। एक हिस्सा ये खाया, एक हिस्सा ये खाया, ये 2 हिस्सा मैंने खा लिया। तो इसने कितना खाया, एक्स ने, एक्स ने खाया एक हिस्सा कितने का, 4 का। वाई ने खाया एक हिस्सा कितने का, 4 का। मैंने खाया कितना हिस्सा, 2 हिस्सा कितने का, 4 का। ये जो ऊपर वाला है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पूरे का कुछ हिस्सा दिखाया ना फ्रैक्शन, तो विच रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ होल इज फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे यूज करना है, अगेन कोई भी चीज अपने आप में वन होती है। जैसे कोई भी चीज परसेंटेज के केस में अपने आप में 100% होती थी, वैसे ही फ्रैक्शन के केस में कोई भी चीज अपने आप में वन होती है। ठीक है, जैसे ये पिज्जा कटने से पहले क्या था, पूरा एक था ना, ये पूरा एक पिज्जा था। अब इसको काट दिया गया तब ये फ्रैक्शन में बदल गया। ठीक है, वरना ये क्या था, अपने आप में एक पिज्जा था पूरा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज अपने आप में एक होती है। ठीक, अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल लेता हूं एक। ठीक है, क्या होगा एग्जाम्पल, देखो कॉस्ट ऑफ 3/7 पार्ट ऑफ अ प्लॉट इज, मान लो 81 लाख, 81 लाख रुपीज। ठीक है, रुपीज 81 लाख। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 3/7 पार्ट ऑफ अ प्लॉट इज 81 लाख। मतलब कि कोई प्लॉट है, उसका 3/7 पार्ट 81 लाख रुपए पे मिल रहा है। तो पूरा प्लॉट खरीदना होगा तो कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, अगेन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो जल्दी, बोला है कि 3/7 पार्ट को पी से दिखा दिया हूं मैं। ठीक है, 3/7 पार्ट हमें मिल जाता है 81 लाख रुपीज में। ठीक, तो पूरा प्लॉट कितने का मिलेगा, पूरा प्लॉट का मतलब मैंने क्या बोला अभी, कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, राइट, कोई भी चीज अपने आप में एक होती है। तो 3/7 पार्ट का 81 लाख, तो पूरा प्लॉट मतलब, पूरा प्लॉट मतलब एक प्लॉट, एक प्लॉट मतलब एक,
तो एक प्लॉट कितने का मिलेगा? 3/7 पार्ट। अगर 81 लाख का है तो पूरा प्लॉट मतलब एक कितने मिलेगा? तो एक पार्ट उसका पूरा मतलब एक होल किधर मिलेगा? कितने का मिलेगा? तो किधर मल्टीप्लाई करोगे उसको निकालने के लिए? इस 3/7 पार्ट है ना, ये 3/7 प्लॉट तो हमें 81 लाख रुपए मिल रहा है। अब एक प्लॉट हमें पूरा निकालना है तो कैसे मल्टीप्लाई करें? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आओ फिर से देखो, चिल एकदम। आ जाओ इधर देखो, इधर 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 देखो। बोला है 3/7 प्लॉट हमें 81 लाख में मिल जाता है। तो पूरा प्लॉट कितने मिलेगा? पूरा प्लॉट का मतलब पूरा एक प्लॉट। तो 3/7 प्लॉट की वैल्यू हमें पता है कि इतने रुपए मिल जाएगा। तो पूरा एक प्लॉट मतलब कि ये वन प्लॉट कितने का मिलेगा? किधर मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली इधर तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले ही बताया कि जिधर होती है वो क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट, उधर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली, है ना। अभी ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करोगे तुम? अभी अभी स्टार्टिंग है तो कैसे करोगे? 3 प्लॉट इज इक्वल टू 81 इंटू 7 ऐसे लिखोगे, ठीक है। देन प्लॉट की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ऐसा समझो कि पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? क्या पी की वैल्यू, देखो पी से तो पी कट जाएगा ना, तो अभी इस 3 को भी इधर भेज दो, 3 को नीचे भेज दो, क्या होगा? काट दो इसको, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 7 जा कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। ठीक है, 189 लाख रुपए में तुम्हें वो पूरा प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार और देखो, अभी ट्रेडिशनल वे में किया ना, अभी देखो एक और, मतलब यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 7 को इधर ले जाके किए, कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसा लिखो। इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। सिंपली लिखो कि 3/7 पार्ट या 3/7 प्लॉट अगर 81 लाख का है तो पूरा प्लॉट मतलब वन प्लॉट कितने का मिलेगा? पी से पी कट गया। अभी देखो जो ऊपर है न्यूमरेटर वो इधर वाले को काट सकता है, ठीक है। तो 3 से इसको डायरेक्ट काट दो, करना वही काम है, बस थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा, ठीक। तो 3 से इसको काटोगे तो 3 2 6, 3 7 जा 21, अगेन 27 इंटू 7 विल बी 130, आई मीन 189 लाख। गॉट इट? समझ में आई बात? इस तरीके से करना है, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगेन परसेंटेज पे, फिर से परसेंटेज पे, गेट बैक टू परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन 65% and 45% of a number is 40. Find the 70% of that number. Of that number. इस बार देखो क्या है, 65% और 45% के बीच का डिफरेंस 40 है, 40 है। मतलब कि 65 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये परसेंटेज में भी है, तो 65% में से 45% सिंपली माइनस करो तो 65 माइनस 45 विल बी 20%, राइट। तो कहीं ना कहीं इस पूरे लाइन का मतलब इतना है, डिफरेंस बिटवीन 65% एंड 45% ऑफ नंबर इज 40 का मतलब इतना है कि यहाँ से तुम्हें 20% की वैल्यू पता चल गई, 40। खत्म हो गया क्वेश्चन। 20% की वैल्यू पता चल गई 40, 70% का निकालना है तो जिधर परसेंटेज नहीं है उधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 70 को इधर मल्टीप्लाई करना है, खत्म कहानी। ठीक है, 14 इज द आंसर। एनी डाउट? हाँ भाई, जीरो भी है, ठीक है। 140 इज द आंसर। गेटिंग? पक्का? आओ एक और करते हैं, एक और दिन मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, ठीक, वो भी तुम्हें हर जगह यूज होंगे।
देखो एक क्वेश्चन क्या है, इस बार बोला इफ क्या ले डिफरेंस बिटवीन 35% एंड, थोड़ा चेंज करते हैं, 35% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ another number is 100. Find first number. Find the first number. अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ डिफरेंस बिटवीन 35% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ अनदर नंबर, मतलब कि दो नंबर के आगे यहाँ पे एक पहला नंबर कुछ होगा, एक दूसरा नंबर, अनदर नंबर दूसरा नंबर कुछ होगा, ठीक है। तो एक को x मान लो, एक को y मान लो, ठीक। दो वेरिएबल्स आ गए, तो ऐसे लिख सकते हो इसको कि 35% एक्स वाले का और 10% वाई वाले का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, वो है 100। अब तुम भले ही क्लास 10 में मैथमेटिक्स छोड़ दिए थे, लेकिन इतना तो समझ जाओगे ना, इतना समझ सकते हो कि अगर दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, तो सर हम दो वेरिएबल की वैल्यू एक ही इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एटलीस्ट हमें एक तो पता हो, दो में से कोई एक नंबर दे देता तो हम एक निकाल सकते थे। एक्स और वाई में से वाई की वैल्यू दे देता, या वाई एक्स की वैल्यू दे देता, वाई पूछ लेता, वाई की वैल्यू दे देता, एक्स पूछ लेता, तब तो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही अननोन है, और दोनों ही अननोन है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, है ना, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का मकसद यही था कि हर जगह सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, कुछ चीजें एज इट इज अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, कोई नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। दो वेरिएबल्स और दोनों अननोन है, तो इसलिए सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए नो सॉल्यूशन, है ना। तो एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें शायद सी एंड डी का, कैन नॉट डिफाइंड, है ना, तो वो चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चले, आ जाओ। अब कुछ फॉर्मूले मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ, याद करना उनको, ठीक। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ किस किस फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद लिख दूंगा एक बार में, ठीक है। दूसरा होगा a माइनस बी का स्क्वायर, तीसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा होगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, पांचवा होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर, सिक्स्थ होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, सेवेंथ होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा दोस्त। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखना है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखना है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, देखो ये वाला लाइन और ये वाला फॉर्मूला, मतलब दोनों फॉर्मूले एक ही है, एक्सपेंशन, ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब का। बस इसमें से मैंने
3a, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 बाहर निकाल लिया है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए बाहर निकाल लिया है। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी बाहर निकाल लिया। तो 3ab बाहर निकालने के बाद क्या बचा है अंदर, a प्लस बी बचा है, बस उसी को देखना है। ठीक है, वैसे a माइनस बी का फॉर्मूला तुम बताना मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना, आई एम वेटिंग। ठीक है, सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab। इसको करोगे तो कैसे लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक, पूरा माइनस हो जाएगा, इसमें पूरा प्लस था, इसमें पूरा माइनस हो जाएगा, एक जगह प्लस होगा बस। ठीक है, और सेकंड तरीके से लिखोगे तो पूरा ही माइनस हो जाएगा। ठीक, आगे चले। आगे चलने के लिए नेक्स्ट वीडियो के में मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, योर होमवर्क इज टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड रिवाइज द होल कंसेप्ट। ठीक है, ये जो कुछ भी हम पढ़े हैं अभी तक। ओके, देखो हमने यूनिटरी मेथड से शुरू किया था, जो कि हम क्लास 4th में पढ़ते हैं, और उस यूनिटरी मेथड को मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में करना सिखाया। देन परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे यूज करेंगे, और फ्रैक्शन ही कहीं ना कहीं आगे चल के रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनता है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यूज करेंगे इसको। ठीक है, कैसे दो नंबर के डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का दिया हो वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, एक ही नंबर में 2 परसेंटेज दिए, उनका डिफरेंस की वैल्यू दिया हुआ है, तो 70% ऑफ नंबर निकाला मैंने। ठीक है, अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है तब तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि दो में से कोई एक तो दे दो भाई, तब तो एक को पता करें। ठीक है, और ये फॉर्मूले बताएं, इन्हें तुम्हें बाय हार्ट कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस सिंप्लीफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, so good luck, don't worry. Now I am here to teach you mathematics for CUT UG entrance examinations also. ठीक है, और 10th वाला तो हम करेंगे ही भाई। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।